प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैंने जो इससे पहले जो वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित आपके पास भेजी हैं उनको आपने पढ़ लिया होगा। और आज जो हमारी कक्षा का विषय है वो है हिंदी उपन्यास की अवधारणा। हिंदी उपन्यास की अवधारणा जो विषय है ये हमारे MA द्वितीय सेमेस्टर में लागू होता है। और हिंदी उपन्यास की अवधारणा जो है, देखिए उपन्यास अपने आप में ही एक बहुत ही ज्ञानप्रद और मनोरंजन से परिपूर्ण विधा है। तो उपन्यास की आज हम जो परिचर्चा करेंगे उसमें कुछ बिंदुओं को लेकर हम चलेंगे इसमें। तो उपन्यास क्या है? उपन्यास को आधुनिक हिंदी गद्य का महाकाव्य भी कहा जाता है। आज वर्तमान में उपन्यास का प्रचलन इस कदर बढ़ गया है कि उपन्यास ने वर्तमान में इतनी लोकप्रियता पाली है कि बुद्धिमान वर्ग ज्ञान के लिए इसको पढ़ता है, कि बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो ज्ञान के लिए इसको पढ़ता है। उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो मनोरंजन के लिए उपन्यास का अध्ययन करते हैं। शिक्षार्थी वर्ग परीक्षा के लिए इसको पढ़ता है तथा यात्री जो है वो मनोरंजन के लिए। एवं यायावर क्या होते हैं? जो घुमंतु होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले। तो यायावर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो समय बिताने के लिए उपन्यास विधा का प्रयोग निरंतर कर रहे हैं। और अब ये इतनी प्रचलित हो गई है उपन्यास कि उपन्यास बहुत विकास की तरफ आगे बढ़ चुका है। तो आज हम उपन्यास विधा के निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरी उपन्यास का उद्भव और विकास पढ़ना तो एक वीडियो में संभव नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वो निम्नलिखित हैं कि उपन्यास का अर्थ व परिभाषा। इसमें हम जानेंगे कि उपन्यास का अर्थ क्या है और किन किन विद्वानों ने उपन्यास की क्या क्या परिभाषा दी है। उसके बाद हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाए। देखिए उपन्यास तो बहुत लिखे गए हैं, लेकिन प्रथम उपन्यास हम किसे माने ये भी एक बहुत ही विवाद का विषय रहा है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हिंदी उपन्यासों का विकास क्रम, उसके बाद हिंदी में जो उपन्यास लिखे गए उनको क्रम वाइज कितने भागों में विभाजित किया गया, इसकी हम परिचर्चा करेंगे। और 4th नंबर पर हम करेंगे उपन्यास में कौन कौन से तत्व निर्धारित किए गए हैं। देखिए प्रत्येक गद्य विद्या में तत्व निर्धारित किए जाते हैं, तो यहाँ आज हम देखेंगे कि उपन्यास जो है उसमें कौन कौन से तत्वों को निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उपन्यास का अर्थ क्या है। उप का अर्थ होता है समीप, ठीक है। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। और न्यास का अर्थ होता है अमानत, धरोहर या रखी हुई, ठीक है। उप का अर्थ हमने क्या बताया? समीप। और न्यास का अर्थ होता है अमानत। दो शब्दों के मेल से बना है ये, उप जमा न्यास। तो उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है अमानत, धरोहर या रखी हुई। तो उपन्यास का शाब्दिक जो अर्थ है, ठीक है, वो क्या हुआ कि मनुष्य के समीप उसकी भाषा में रखी हुई धरोहर, ठीक है, कि मनुष्य के समीप उसकी भाषा में रखी हुई धरोहर, यानी कि हमारे बिल्कुल ही समीप कोई ऐसी कथा जो हमारे आसपास की ही हो तो वो हमारे लिए क्या है? एक धरोहर है। और अंग्रेजी में इसका जब अनुवाद करते हैं तो इसे नावल कहा जाता है, ठीक है। इसका अर्थ नॉवल स्वीकार किया गया है। गुजराती में नवल कथा कहा जाता है, मराठी में कादम्बरी और बंगला में उपन्यास। और हिंदी भाषा में भी ये जो बंगला साहित्य में जो नाम दिया गया उपन्यास, वही हमारे हिंदी भाषा में भी प्रचलित हुआ। और इस प्रकार से हिंदी भाषा में उपन्यास जो विधा है वो प्रचलित हुई। देखिए मूलतः जो आज का उपन्यास हिंदी गद्य के विकास के साथ साथ पश्चिम से भारत में आया, ऐसा कहा जाता है। प्रारंभ में कलकत्ता में आने वाले अंग्रेज़, यानी इसकी पृष्ठभूमि क्या रही कि उपन्यास जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे ये हमारे यहाँ पर प्रचलित हुआ, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। कि उपन्यास जो है प्रारंभ में कलकत्ता में आने वाले अंग्रेज़
रात सोते समय, मनोरंजन से परिपूर्ण, ठीक है, प्रेम प्रधान जो कथाएं होती थी उनको वो पढ़कर, ठीक है, उन कथाओं को पढ़ते पढ़ते वो निद्रा में मग्न हो जाते थे। और इसी प्रकार से बंगला जो ये उपन्यासों का अनुकरण जो था, ठीक है, अंग्रेजी से इस प्रकार से बंगला साहित्य में उपन्यास लिखे जाने लगे। अब बंगला उपन्यासकारों में जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी थे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे, कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे, ठीक है, जिनका नाम विशेष आदर के साथ और उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। इस प्रकार आज का जो उपन्यास विधा है वो हमें एक प्रकार से यूरोप की ही देन मानी जाती है, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो कलकत्ता में आए और कलकत्ता में उन्होंने वो एक जैसे पॉकेट उपन्यास नहीं कहते हैं, आज भी लिखे जाते हैं पॉकेट उपन्यास, तो इस तरह से वो पॉकेट उपन्यास रखते थे और रात को सोते समय उनको पढ़ते पढ़ते वो निद्रा में मग्न हो जाते थे। तो इसी प्रकार से बंगला में क्योंकि वो ठहरते थे तो इसी कारण से बंगला में जो है वो अंग्रेजी उपन्यासों का अनुसरण करते हुए बंगला में उपन्यास लिखे जाने लगे और बंगला से अनुकरण होते हुए ये जो हमारे उपन्यास हैं ये हिंदी भाषा में लिखे जाने लगे। तो इनकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि के विषय में हमने चर्चा की। अब प्रश्न उठता है कि उपन्यास की परिभाषा, ठीक है, अर्थ तो हमने जान दिया उपन्यास का कि उपन्यास का अर्थ क्या है, उपजमा न्यास, उप माने समीप और न्यास का अर्थ होता है अमानत धरोहर या रखी हुई, अर्थात हमारे समीप रखी हुई भाषा के रूप में धरोहर, ठीक है। कि अब ये है कि ये तो हमने एक सिंपल सी परिभाषा बताई आपको, लेकिन उपन्यास के विषय में विभिन्न विद्वानों की क्या क्या परिभाषाएं उन्होंने दी उसके बारे में हम यहाँ थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे। श्याम सुंदर दास जी जो हैं वो उपन्यास के विषय में क्या लिखते हैं कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, कि वास्तव में जो उपन्यास है वो मनुष्य के जीवन की ही काल्पनिक कथा है। यानी कथा तो क्या है, मनुष्य के जीवन की ही, लेकिन उसमें थोड़ी सी कल्पना भी निहित कर दी गई है, ठीक है। तो जैनेन्द्र कुमार जी क्या लिखते हैं कि उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव सुख एवं पीड़ा का वर्णन रहता है, पीड़ा में परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास आत्म पीड़न के साधन है। आत्म माने क्या होता है, स्वयं। आत्म मीन्स हम क्या कहेंगे, स्वयं, कि आत्म पीड़न के साधन है। वो कहता है स्वयं की पीड़ा को अभिव्यक्त करने का एक साधन मात्र है उपन्यास। और प्रेमचंद जी क्या कहते हैं, प्रेमचंद जी के अनुसार उपन्यास की उन्होंने क्या परिभाषा दी कि उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है, कि उपन्यास जो है वो केवल एक छोटी कथा नहीं है बल्कि मनुष्य की समग्र जीवन की कथा है। वो मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। और उसके मूल तत्व क्या बता दिए उन्होंने कि मानव के चरित्र का विकास करता है ये उपन्यास, और इतना ही नहीं उसके रहस्यों का खोलना भी उपन्यास का मूल तत्व कहलाता है। क्षेमेंद्र सुमन जी क्या कहते हैं उपन्यास के बारे में कि उपन्यास मानव जीवन की आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों का, उसके मन में संघर्ष विघर्ष का, उसके चारों ओर के वातावरण और समाज का काल्पनिक चित्र है। क्या क्या बता दिया, संघर्ष विघर्ष का, ठीक है, उसके चारों ओर जो वातावरण है उसका चित्रण किया गया है इसमें, किंतु काल्पनिक होता हुआ भी वह यथार्थ है। कहता है कि वास्तव में किसी का इसको काल्पनिक रचना कहा जाता है, लेकिन काल्पनिक होते हुए भी कहता है ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये काल्पनिक होकर हम तुम में से ही किसी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया हो। इस जीवन के सत्य की अभिव्यक्ति जैसी ही लगती है ये, बिल्कुल कहीं पर भी हमें ये नहीं लगता कि इसमें कल्पना का समावेश किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और यहाँ पर द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि उपन्यास आधुनिक युग की देन है। कहता है उपन्यास जो है वो आधुनिक युग की हमें एक देन है। नए गद्य के प्रचार के साथ साथ उपन्यास का भी प्रचार हुआ है। कहता है जितनी भी गद्य विद्याएँ आधुनिक युग में प्रचार प्रसार हुआ उन्हीं में से कहता है कि उपन्यास जो है वो भी उसका भी प्रचार प्रसार हुआ। तो जितने भी हमारे ये
परिभाषा दी गई विद्वानों के द्वारा, जब हम इसके निष्कर्ष रूप में देखते हैं कि उपन्यास क्या है, तो ये क्या है कि उपन्यास जो है वो मानव जीवन से संबंधित सुख और दुख, ठीक है, मानव जीवन से संबंधित सुख एवं दुख, किंतु साथ में क्या है, मर्मस्पर्शी घटनाओं को निश्चित तारतम्यता के साथ चित्रित किया गया है, वही क्या कहलाता है, उपन्यास। ठीक है, तो हमने अब तक जाना कि उपन्यास का अर्थ क्या है और उपन्यास की परिभाषा क्या है। जो अगला हमारा बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाए। देखिए, प्रथम जो हमारा उपन्यास है उसकी श्रेणी में बहुत सारे, ये एक विवाद का विषय होता है कि किसको प्रथम माना जाए। ठीक है, तो उपन्यास विधा का आगमन अंग्रेजी से बंगला और बंगला से हिंदी भाषा में हुआ, ये तो निर्विवाद रूप से हमने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही हमें ये देखना है कि प्रथम उपन्यास किसे माना जाए। तो सबसे पहले जो है वो भाग्यवती लिखा गया था, श्रद्धाराम फिल्लोरी द्वारा रचित भाग्यवती, और ये 1877 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, प्रेमचंद जी ने और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया। उसके बाद हम देखते हैं कि पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का था, लेकिन ये एक अनुदित रचना है, यानी ये इसका अनुवाद किया गया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे ही हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि रानी केतकी की जो कहानी थी 1803 में प्रकाशित हुई, उसको सैयद इंसा अल्लाह खां की जो थी रानी केतकी की कहानी सैयद इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित 1803 में ये प्रकाशित हुई थी। तो शिव नारायण श्रीवास्तव जी ने इसे ही हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया। लेकिन साथ में परीक्षा गुरु जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र और आज्ञे जी ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया। अब हिंदी का प्रथम उपन्यास जो था वो तत्वों की दृष्टि पर उसे आंका गया कि कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें उपन्यास के सभी तत्व समाहित होते हैं। तो यहाँ पर जब विद्वानों ने बहुत ही विचार विमर्श किया तो इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि परीक्षा गुरु जो है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु जो है, जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी ने निर्विवाद रूप से प्रथम उपन्यास स्वीकार किया। और बहुत निष्कर्ष के बाद जब सभी तत्वों के आधार पर हम दृष्टि डालते हैं तो उपन्यास तत्वों की दृष्टि पर परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वही प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो ये नेट में भी काफ़ी बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे स्वीकार किया गया है। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है, जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, जो 1882 में प्रकाशित हुआ, उसे ही। अब ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि जो परीक्षा गुरु उपन्यास है उसको किन विद्वानों ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया। तो ये मैंने स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र और आज्ञे जी ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये हमने देखा कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे स्वीकार किया जाए। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी की जो उपन्यास विधा है उसका विकास क्रम क्या है। ठीक है, यानी उसका विकास क्रम क्या रहा, कब से वो प्रारंभ हुआ। अभी हमने आपको बताया कि 1882 में प्रथम उपन्यास स्वीकार किया गया, लेकिन 1873 में जो है वो भाग्यवती उपन्यास जो है वो भी उपन्यास की श्रेणी में रखा गया। तो यहाँ जो है हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को 4 चरणों में विभक्त किया गया है। जो हमारा प्रथम चरण है वो है प्रेमचंद पूर्व प्रेमचंद युग। ठीक है, जो 1873 से 1918 ईस्वी माना जाता है। सन 1873 से 1918 ईस्वी स्वीकार किया गया। इसका जो द्वितीय चरण है वो है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग को 1918 से सन 1918 से 1936 ईस्वी तक स्वीकार किया गया। जो इसका तृतीय चरण है वो है प्रेमचंदोत्तर युग, अर्थात
प्रेमचंद उत्तर युग, यानी जो 1936 से 1960 के बीच माना गया, ठीक है। और इसका जो चतुर्थ चरण आता है वो है स्वतंत्रता उत्तर युग, अर्थात स्वतंत्रता के बाद का युग। इसे हम समकालीन उपन्यास भी कह सकते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो स्वतंत्रता के बाद के जो उपन्यास हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो समकालीन उपन्यास के नाम से भी जाना जाता है और स्वतंत्रता उत्तर युग के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो ये जो उपन्यास है ये सन 1960 से अब तक के जो उपन्यास लिखे गए उन्हें स्वतंत्रता के बाद के उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए, हमने जैसे ही प्रथम उपन्यास की बात की थी तो हमने आपको उसमें बताया था कि जो तत्व होते हैं उपन्यास में कौन से तत्व निर्धारित किए जाते हैं और उन तत्वों की दृष्टि से ही उसे प्रथम या उपन्यास स्वीकार किया जाता है जिसमें सभी तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस श्रेणी में कि उपन्यास में कितने तत्व होने चाहिए, ठीक है। तो उपन्यास के अध्ययन से निम्नलिखित तत्व निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले आता है कथानक या कथा वस्तु, ठीक है, कि इसमें कहानी क्या है। प्रथम जो इसका तत्व होता है कि उपन्यास की कहानी क्या है, वो किसके अंतर्गत आता है, कथानक या कथा वस्तु के अंतर्गत। दूसरा आता है पात्र योजना या चरित्र चित्रण, कि इसमें पात्रों का जो वर्णन किया गया है वो क्या है। तीसरा आता है कथोपकथन या फिर संवाद, कि इसमें जो संवाद बोले जा रहे हैं पात्रों के द्वारा वो किस प्रकार के हैं। फिर आता है देश काल और वातावरण, ये किस प्रकार की परिस्थितियाँ और वातावरण में लिखा गया है। चौथा आता है, पांचवा इसमें आता है भाषा शैली, कि कौन सी भाषा शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। और 6 नंबर पर आता है उद्देश्य, कि ये जो उपन्यास लिखा गया है समाज को ये किस उद्देश्य से लिखा गया है, इसका क्या प्रयोजन है, समाज के लिए ये कैसे उपयोगी है। तो इस प्रकार के तत्वों को निर्धारित करके ही किसी भी उपन्यास को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है या नहीं ये देखा जाता है। यानी किसी भी सफल उपन्यास के अंदर ये सभी तत्व होना अनिवार्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ये हमारी आज की जो वीडियो है इसमें इतना ही। आगे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हिंदी उपन्यास का जो विकास क्रम है उसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण की हम बात करेंगे। पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और स्वतंत्रता उत्तर युग। तो इस प्रकार से ये इस वीडियो में तो ये आना पूरा संभव नहीं है। तो जो हमारा हिंदी का अवधारणा उद्भव और विकास का जो दूसरा भाग आएगा उसमें हम हिंदी के उपन्यास के विकास क्रम की हम बात करेंगे कि पूर्व प्रेमचंद युग में उपन्यास किस प्रकार से शुरुआत हुई, प्रेमचंद युग में आते आते उनमें क्या बदलाव आया। तो इस प्रकार से इनका जो विकास क्रम है उस पर हम परिचर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें और इस कोरोना काल में आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और आपकी विषय से संबंधित सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आशा करती हूँ कि आप इनको देखेंगे और इनसे लाभान्वित होंगे। और जो कुछ भी आपको इसमें समस्या आ रही है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।